हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं एक ख़ास एपिसोड जो फ़िलिस्तीनी शहीद पत्रकारों को याद करते हुए नई दिल्ली में एक शोक सभा की गई है, उसके बारे में बहुत ही अहम एक एपिसोड में लेकर के आया हूं। इजराइल फ़िलिस्तीन जंग के दौरान अब तक गाज़ा में होने वाली बमबारी और सटीक गोलाबारी में 138 फ़िलिस्तीनी पत्रकार मारे जा चुके हैं। इजराइल की कोशिश है कि वो फ़िलिस्तीनियों का कत्लेआम और एथनिक क्लींजिंग करता रहे और दुनिया को उसकी सच्चाई मालूम ना हो सके। इसी कड़ी में हाल ही में इजराइल ने अल जज़ीरा के खिलाफ पाबंदी का कानून भी पास किया है। हालांकि दुनिया भर में वेस्टर्न सरकारों और मीडिया की कोशिश है कि फ़िलिस्तीन पर होने वाले जुल्म और वहाँ के पत्रकारों के खिलाफ कत्लेआम के खिलाफ आवाज़ ना उठ सके, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। इसी सिलसिले में 3 अप्रैल को नई दिल्ली में कोगिटो मीडिया फाउंडेशन ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में फ़िलिस्तीनी शहीद पत्रकारों की याद में एक मीटिंग की। इस मौके पर कई जर्नलिस्ट ने अपने ख्यालात का इजहार किया। वक्त की कमी की वजह से हम सभी की मुकम्मल तकरीरें आप तक नहीं पहुंचा सकते, इसलिए यहाँ हम 4 लोगों की तकरीर के ख़ास हिस्से आप तक पहुंचा रहे हैं। इनमें सीनियर जर्नलिस्ट कुर्बान अली और सौरभ शाही और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर जयशंकर गुप्ता और केरल के जाने माने पत्रकार, सोशल एक्टिविस्ट और फिल्म मेकर के सुहेल ने क्या कुछ कहा मुख्तसर आप तक पहुंचा रहे हैं। के सुहेल ने हाल ही में ईरान का दौरा भी किया है। इस मौके पर जनता दल यूनाइटेड के लीडर के.सी. त्यागी, एशियन न्यूज़ मेकर्स की एडिटर बिन्नी यादव, पत्रकार अशरफ अली बस्तवी और अशरफ जैदी भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम के शुरुआत में कोगिटो मीडिया फाउंडेशन के सेक्रेटरी जनरल अली जावेद ने सभी मेहमानों का खैर मकदम किया और मिल्लत टाइम्स यूट्यूब चैनल के एडिटर और कोगिटो मीडिया के फाउंडिंग मेंबर शम्स तबरेज़ कासमी ने प्रोग्राम को एंकर किया। इस मौके पर बहुत अहम बातें की गईं। आइए सुनते हैं भारत के सीनियर सहाफ़ियों ने फ़िलिस्तीनी शहीद पत्रकारों को किस तरह से याद किया है। डायस पर मौजूद मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, दोस्तों, सबसे पहले तो कोगिटो ऑर्गेनाइजेशन और इसके रूए रवा शम्स तबरेज़ कासमी साहब और सैफुर रहमान साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद कि इस दौर में, जुल्मतों के इस दौर में, जब फ़लस्तीन का नाम लेना इस मुल्क में गुनाह है, उन्होंने ये हिम्मत दिखाई कि उन सहाफ़ियों को याद करने का काम किया जो गुज़िश्ता 7 अक्टूबर से और कल रात तक मारे गए हैं। यहाँ इसको फ़ोटो कहूँ या जो बैनर है उस पर आपने 30-35 सहाफ़ियों की तस्वीरें दी हैं, लेकिन मेरे पास ये मिडिल ईस्ट मॉनिटर की एक रिपोर्ट है जो 8 घंटे पहले आई है और कल रात को ही फ़लस्तीन की हुकूमत ने शाया किया है इसे। इसके मुताबिक 138 सहाफ़ी अब तक मारे जा चुके हैं। कल भी एक सहाफ़ी मारा गया है और इसलिए आज की ये मीटिंग जो यहाँ प्रेस क्लब में मुनक़्क़िद की गई है, इस मायने कर बहुत अहम हो जाती है। होना तो ये चाहिए था कि प्रेस क्लब ख़ुद और तमाम जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैं, प्रेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जयशंकर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, और तमाम ऑर्गेनाइजेशन को एक भरपूर प्रोटेस्ट करना चाहिए कि ये सिलसिला आखिर कब तक जारी रहेगा, कब तक रुकेगा। और आपकी इत्तला के लिए, शायद आप में से बहुत को मालूम हो कि कल रात ही इजराइल की हुकूमत ने अल जज़ीरा टीवी, जो कि सबसे बेहतर कवरेज गज़ा का, फ़लस्तीन में मारे गए लोगों का कर रहा है, उसको अपने यहाँ बैन कर दिया है। अब बैन क्यों किया है इसकी भी वजह आपको मालूम ही है, क्योंकि वो सच्चाई दिखा रहा है चैनल। शायद वाहिद एक ऐसा चैनल है इंटरनेशनली जो 24 घंटे में से मेरे ख्याल में 20 घंटे फ़लस्तीन का कवरेज कर रहा है पिछले 3-4 महीनों से। तो ये तो रही बात ये, लेकिन हम यहाँ क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ यहाँ शोक सभा कर सकते हैं, सॉलिडेरिटी का इजहार कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो वो होते रहना चाहिए, क्योंकि आज जो हुकूमत वक्त है उसने फ़लस्तीन के नाम पर किसी भी तरह के प्रोटेस्ट पर पाबंदी लगा दी गई। मैं अभी जब आ रहा था तो प्रेस क्लब के गेट पर 3-4 पुलिस वाले मुझे दिखाई दिए। मैंने मालूम किया कि ये पुलिस वाले क्यों हैं, क्योंकि आमतौर पर जब यहाँ कोई मीटिंग होती है प्रेस क्लब में तो कोई पुलिस नहीं आती है।
कहा कि नहीं, वो फ़लस्तीन पे मीटिंग हो रही है ना, तो इसलिए पुलिस आई हुई है। और आपको तो ये जगह मिल गई यहाँ ये बात कहने की, लेकिन शायद हिंदुस्तान में आप कहीं करेंगे तो गिरफ्तार किए जा सकते हैं, और जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है उनको गिरफ्तार किया गया है। इसलिए भी आज की ये आपकी मीटिंग अहम है, और इससे एक मैसेज जाएगा। कल रात अरब न्यूज़ के एक कॉरेस्पोंडेंट ने मुझे फ़ोन किया और पूछा कि कल प्रेस क्लब में एक मीटिंग होने वाली है फ़लस्तीन में मारे गए सहाफ़ियों के बारे में। मैंने कहा जी, आप उसमें जा रहे हैं? जी। आप उसमें क्या कहने वाले हैं? तो मैंने कहा आप तशरीफ़ लाइए और ख़ुद सुन लीजिएगा। लेकिन उसने कहा कि मुझे अभी रिपोर्ट भेजनी है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और मेरा शायद आना तो वहाँ मुमकिन ना हो पाए। तो ये आप समझ सकते हैं मजबूरी और मसलहत इंटरनेशनल जर्नलिस्ट की, जो दिल्ली में मौजूद हैं, उनको फ़लस्तीन पर ये प्रोटेस्ट मीटिंग को कवर करने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये बात होती रहनी चाहिए, क्योंकि फ़लस्तीन के बारे में अभी बहुत सारी बातें कही गई, कुछ और बातें कही जाएंगी, और ऐसी कोई नई बात शायद ना होगी जो आप लोगों को मालूम ना हो। लेकिन एक तर्ज़ तगाफुल है जो तुमको मुबारक, एक अर्ज़ तमन्ना है जो हम करते रहेंगे। तो हमें अपनी इस बात को करते रहना है, क्योंकि दोस्तों दुनिया में दो मुल्क बने, 1947 में पाकिस्तान, 1948 में इजराइल, और दोनों ही नाजायज़ मुल्क हैं। मैं नाजायज़ इसलिए कह रहा हूँ कि ना उनका इतिहास है ना भूगोल है, जो पॉलिटिकल रीज़न से, प्योरली राजनीतिक कारणों से बनाए गए, और उनसे आप कभी भी अच्छाई की उम्मीद नहीं कर सकते। और इजराइल ने तो ये दिखा दिया है कि 48 में वो कितना छोटा सा टाइनी मुल्क था, उसकी सरहदें अब बढ़ते बढ़ते 1967 में जो कब्ज़ा किया, और उसके बाद से लगातार उनकी ये कोशिश होती है कि हर जंग में वो फ़लस्तीन के एक और हिस्से पर कब्ज़ा कर लें। तो अब वेस्ट बैंक बचा है, और देखिए क्या ट्रेजेडी है कि वेस्ट बैंक में कहीं से भी इमदाद नहीं पहुंच रही थी, तो वो अमेरिका का एक ऑर्गेनाइजेशन, क्या नाम है उस, किचन करके, उसके 5 लोगों को परसों मारा गया है। 5 लोगों को, 7 लोग। तो आप देखिए कि जो इस वक्त में रोज़े के महीने में, रमज़ान के महीने में, जिनके पास खाने को नहीं है, पानी पीने को नहीं है, उनको रसद लेकर के जा रहे हैं, उनको भी इजराइल मार दे रहा है। तो इससे जारहाना कदम और क्या हो सकता है 21वीं सदी में। और हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है तमाशा। यूनाइटेड नेशन खामोश तमाशाई है, हालांकि उसके सेक्रेटरी जनरल ने वहां जाने की हिम्मत की, मगर कुछ कर नहीं सके, क्योंकि जाहिर है अमेरिका के पास वीटो है, और उसके अलावा जो और बाकी 5 ब्राह्मण देश हैं सुरक्षा परिषद के, उनके पास ये वीटो है, वो कुछ भी कर सकते हैं, और बाकी लोग जो हैं वो अपनी हमदर्दी के अलावा और कुछ करने को तैयार नहीं है, उससे आगे नहीं। ऐसे में जो लोग आगे आए हैं, उनमें सबसे बड़ा देश दक्षिण अफ्रीका, उसको मैं सलाम करता हूँ। उसकी विदेश मंत्री ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर के जिस तरह से बेनकाब किया है इजराइल को, और जिस तरह से एक हालात बताए हैं कि फ़लस्तीन में क्या गुजर रही है, मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के देशों को उसका अनुसरण करना चाहिए। हमारे दोस्त और भाई केसी त्यागी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, वो रूलिंग पार्टी के पार्टनर हैं, रूलिंग अलायंस के पार्टनर हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो फ़लस्तीन के मामले पर हमेशा से बोलते आए हैं। मैंने कई बार उनको, जब वो पार्लियामेंट में थे तब भी वहाँ फ़लस्तीन के मसले को उठाते हुए सुना था। इस हुकूमत से कहें कि कम से कम इस मुल्क में, जो हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, कम से कम प्रोटेस्ट करने का तो हक दे दे। वो हक तो हम तो ना छीने कि फ़लस्तीन के जो लोग मारे जा रहे हैं उनके लिए हम चंद आंसू बहा सकें, उनके साथ अपनी हमदर्दी का इजहार कर सकें, और कम से कम जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म को रोक ना सकें तो उसको प्रोटेस्ट करके कम से कम इजहार तो कर सकें। इतना तो हक हमसे ना छीनिए। मैं बहुत ही मुख्तसर रखूंगा अपनी बात। 2 हिस्से में मैं इसको बांटना चाहता हूँ। पहला ये कि जो वेस्टर्न प्रेस जिस तरीके से इस वॉर को या इस इशू को कवर करती है, और दूसरा जो नॉन वेस्टर्न प्रेस इसको कवर करती है। कैसे कवर करती है दोनों प्रेस, और क्यों ये जो जर्नलिस्ट हैं ये मारे जा रहे हैं, ये खुल के आप सामने आ जाएगा जब आप इस मेथड को जानेंगे। तो ये पूरी जो लड़ाई आप देख रहे हैं, ये सिर्फ 7 अक्टूबर की नहीं, उससे पहले की जो ये 70 साल की आप समझ रहे हैं जो जंग है,
वो नरेटिव की जंग है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जहाँ पे उनका मेजर सोर्स ऑफ न्यूज़ उनके अपने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका है, BBC है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, CNN है और तमाम वेस्टर्न प्रेस हैं जो वहाँ पे उनको न्यूज़ देता है, वहाँ उसके चाहे उसको आप लॉबीज कह लें या इस तरह से कह लें कि उनके अपने जो फॉरेन अफेयर्स यानी फॉरेन इंटरेस्ट हैं वो मर्ज करते हैं इजराइल के इंटरेस्ट से, उस बिना पे जो बात होती है वो ऐसी होती है कि वो कवरेज करीब करीब एक तरफा होता है। हम जर्नलिज्म में उसको कहते हैं द टिरेनी ऑफ पैसिव वॉइस। ये टिरेनी ऑफ पैसिव वॉइस क्या है? पैसिव वॉइस जो अंग्रेजी में जब हम यूज करते हैं तो जनरली हम ये करते हैं कि जो परपेट्रेटर होता है यानी जो कत्लेआम कर रहा है या जो अत्याचार कर रहा है, हम उसको एब्जॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। अभी नॉर्दर्न गजा में आपको पता है भुखमरी अभी है, क्योंकि जो पूरा एक फेमीन का माहौल वहां क्रिएट किया गया है, वहां रसद जो है वो पहुंच नहीं सकती और बच्चे जो है मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, तमाम लोग वहां पे मर रहे हैं, भुखमरी से मर रहे हैं। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक हेडलाइन BBC ने लगाया। वो हेडलाइन था कि फेमीन इज स्टॉकिंग गाजा, फेमीन इज स्टॉकिंग गाजा, यानी भूखमरी गाजा के पीछे लग गई है। तो क्या मैं पूछना चाहता हूं, भूखमरी कोई आदमी है? भूखमरी क्या कोई जानवर है कि वो किसी के पीछे लग सकती है? ये पैसिव वॉइस क्यों? क्योंकि आप ये लिख नहीं सकते कि इजराइल हैज पुट नॉर्दर्न गाजा इनटू फेमीन, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस है। इसमें आपको ऑब्जेक्ट बताना पड़ता है और ऑब्जेक्ट इस केस में इजराइल है। पर चूंकि आप उसका नाम लेना नहीं चाहते, आप अपने ऑडियंस में नहीं बताना चाहते कि ये फेमीन किसकी बदौलत हो रहा है, किसके करने पे हो रहा है, तो आप पैसिव वॉइस का सहारा लेते हैं। इसको हम मीडिया में कहते हैं द टिरेनी ऑफ पैसिव वॉइस। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, इस तरह के आपको हजारों एग्जाम्पल हेडलाइंस में वेस्टर्न प्रेस में मिल जाएंगे, स्पेशली इस वॉर को लेके। मैंने कई दफे कवर किया है वहां से, मैं गजा भी जा चुका हूं, वेस्ट बैंक भी मैंने कई बार कवर किया है। जो 1967 से पहले का बॉर्डर है उसको, उस इलाके जो ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन का, वहां से भी मैंने रिपोर्टिंग की है और मैंने कई वेस्टर्न जर्नलिस्ट के साथ मिलकर रिपोर्टिंग की है और मुझे पता है कि किस तरीके से हेडलाइंस कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं उनके न्यूज रूम में। ये तो सिर्फ हेडलाइंस की बात हुई। दूसरा ये कि आप गुड फेथ में जर्नलिज्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट, जो दो सबसे बड़ी दुनिया की आप कह सकते हैं न्यूज़पेपर्स है, जिसको पढ़ने वाले ऐसे लोग हैं जिनका रसूख है, ये दोनों न्यूज़पेपर्स ऐसे हैं जिनके फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट जो रिपोर्ट करते हैं इजराइल से, ये वो उनमें कई ऐसे रिपोर्टर्स रहे हैं जिनके अपने रिलेटिव्स इजरायली डिफेंस फोर्सेस में काम करते रहे। और अपने रिलेटिव से मेरा मुराद ये नहीं कि चचा और बुआ और ताया, बेटे बेटियां, बाप माँ, यानी बाप आपका इजरायली डिफेंस फोर्स में काम कर रहा है, आप ब्यूरो चीफ हैं न्यूयॉर्क टाइम्स के, बेटा आपका काम कर रहा है बेटा आपका काम कर रहा है इजरायली डिफेंस फोर्स में, माँ जो है वो ब्यूरो चीफ है वॉशिंगटन पोस्ट की। तो वो क्या रिपोर्टिंग होती है आपको पता है। अब चूंकि ये रिपोर्टिंग इतना स्क्यूड है कि गैलप की एक पोल अभी 4 दिन पहले, आपको पता होगा बहुत बड़ा एक सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका में गैलप, उनकी 4 दिन पहले एक रिपोर्ट आई जिसमें कह रहे हैं कि अमेरिका की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को पता नहीं है कि ये जो 7 अक्टूबर से जो जंग शुरू हुई है इसमें मैक्सिमम कैजुअलिटी किसकी हुई है, फिलिस्तीनियों की हुई है, इजरायलीज की हुई है। यानी आपको जानबूझ के अंधेरे में रखा जाता है ताकि आपको यह पता ना चले कि कैजुअलिटी किसकी हुई है। तो आप सोचें किस किस्म का जर्नलिज्म है जब एक मुल्क में जो कि अपने आप को ये समझता है कि जहां के लोग अपने आप को इतना ज़हीन समझते हैं, वहां मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को यही पता नहीं कि कत्ल जो हुए हैं वो किस तरफ के लोग हैं। यहीं पे सवाल आता है अब कि नैरेटिव को कैसे रेस्ट किया लोगों ने। नैरेटिव को यह किया कि जो नए बच्चे हैं जिनको हम जूमर्स कह देते हैं, जो ये 18 से 25 साल के बच्चे हैं या मिलेनियल्स हैं, मैं खुद भी एक तरीके से मिलेनियल हूं, लेकिन मिलेनियल भी एक बड़ा बैंड होता है, उसमें जो कम उम्र के मिलेनियल्स हैं, ये न्यूज़ आप ट्रेडिशनल मीडियम से नहीं देखते। इनके न्यूज़ इनको मिलती है इंस्टाग्राम से, इनको न्यूज़ मिलती है ये जिनको हमने भी बैन कर दिया टिकटॉक से और तमाम चीज़ों से। ये प्लेटफॉर्म जहां पे नैरेटिव कंट्रोल वेस्ट का नहीं है, ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने सही तरीके से पूरी दुनिया में इस युद्ध की तस्वीरों को, इसके आयाम को पहुंचाया।
और उससे ये हुआ कि अमेरिका में खलबली मच गई और टिकटॉक को बैन करना पड़ा। यानी वो छुपा भी नहीं रहे, उनके जो सीनेटर्स हैं वो ऑन रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि हम टिकटॉक पे इसलिए बैन कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमारा नैरेटिव कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो दिखा नहीं पा रहे यहां पे मजलूम फिलिस्तीनी है, इजरायली नहीं है, उसको बैन कर दिया। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा ये कि आप इंडिपेंडेंट मीडिया है जो थर्ड यानी इंडियन मीडिया हो या किसी और मुल्क से जो वेस्टर्न कंट्री नहीं है उनकी जो मीडिया हो, उनके रिपोर्टर्स चूंकि परमानेंट नहीं रह सकते, तो जो लोकल रिपोर्टर्स हैं गजा के अंदर में उसको एज ए स्ट्रिंगर या एज ए रिटेनर हायर किया जाता है। ये जो आप नंबर्स देख रहे हैं इसमें मैक्सिमम लोग वो हैं जो इन कंट्रीज के किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिपोर्टिंग करते थे, उसके लिए स्ट्रिंगर थे, उनके लिए काम करते थे, जिनको मारा गया। क्यों मारा गया? क्योंकि ये वो लोग वहां पे थे जो तस्वीरें भेजते थे, जो राइटअप्स लिखते थे, जिससे आपको सच का पता चलता था। तो यानी दो तरीके से नैरेटिव पे जो कंट्रोल था वेस्ट का, जो वो स्लिप कर रहा था, उसको रीइंस्टेट करने की कोशिश हो रही है। पहली, जो उनके मीडिया हाउसेज हैं वो तो एक तरफा रिपोर्टिंग करते हैं, जो ऐसे मीडिया हाउसेज हैं जो दूसरे तीसरे कंट्रीज हैं जहां पे उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, उनके जो लोकल रिपोर्टर्स हैं, उनके जो रिटेनर्स हैं, उनके जो तमाम लोग हैं, उनको डायरेक्ट वहां पे उनको कत्ल किया जा रहा है, ताकि वहां पे रिपोर्टर ही ना बचे जो विजुअल्स भेज सके, जो फोनो कर सके, जो लाइव कर सके, जो पीटीसी दे सके। यह तरीका है उनके पूरे इस जंग को किस तरह से प्रेजेंट करें। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि वी आर नॉट गोइंग, जो इन्होंने पहले भी कही, वी आर नॉट गोइंग बैक टू अ डे प्रायर टू 7 अक्टूबर। हम उससे पहले वापस नहीं जा रहे, क्योंकि नैरेटिव बहुत बड़े लेवल पे चेंज हो चुका है उन देशों में जहां पे चीजें, जहां पे तस्वीरें नहीं पहुंची। स्पेन में आपको बताऊं, वेस्टर्न कंट्री है, नाटो का मेंबर है, स्पेन इज प्लानिंग टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। ये आज 7 अक्टूबर से पहले मुमकिन नहीं था। और स्पेन ने यह भी कहा है कि उसके साथ 3 और ममालिक हैं, जो 3 ममालिक से मुराद है कि वो यूरोपियन यूनियन और नाटो के मेंबर ममालिक हैं, जो ये कह रहे हैं कि वो रिकॉग्नाइज करेंगे पैलेस्टाइन को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। ये 7 अक्टूबर से पहले आयरलैंड को छोड़ दें तो कोई किसी कंट्री में ये कुव्वत नहीं थी कि इस बात को वो कह सकता है। नैरेटिव चेंज हो रहा है। इनफैक्ट एक सर्टेन एज ग्रुप में अमेरिका में भी, जो ट्रेडिशनल मीडियम से जिनके पास न्यूज नहीं पहुंचती, यंग जूज में मेजॉरिटी आर नाउ सपोर्टिंग पैलेस्टाइन। ये आपको आश्चर्य होगी ये बात सुन के, अमेरिका के यहूदी पॉपुलेशन में जो 18 से 24 साल की उम्र के बच्चे हैं, उसमें 90% के आसपास के बच्चे जो हैं वो इस जंग में फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास अब अनएडल्ट्रेटेड वीडियो, अनएडल्ट्रेटेड अनसेंसर्ड वीडियो और रिपोर्ट्स उनके पास आ रही हैं। तो नैरेटिव चेंज हो रहा है। लेकिन ये लास्ट गैस्प जिसको हम एफर्ट कहते हैं, वो लास्ट गैस्प एफर्ट है उनका वापस से कंट्रोल लेने का, नैरेटिव का। और इसीलिए जो आप ये कत्ल गैरत देख रहे हैं, ये इस तरह का कत्ल गैरत देखा नहीं गया 1945 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन इस अनप्रेसिडेंटेड कत्ल गैरत से भी नैरेटिव कंट्रोल वापस से वेस्टर्न वर्ल्ड में रीइंस्टेट नहीं होगा, ये मैं आपको अश्योर करता हूं। और यही सबसे बड़ी आप कह सकते हैं कि कॉन्डोलेंस है उन रिपोर्टर्स की जो वहां मारे गए। बहुत कुछ कहने की स्थिति में हूं नहीं, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं मैं। हम लोग जब पढ़ते थे उस समय हमारे 2-3 हीरो होते थे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, यासिर अराफात, फिदेल कास्त्रो और शेख मुजीबुर रहमान। और उस समय की जो हमारी पढ़ाई चलती थी, उस समय का दौर था, उसमें पूरी दुनिया में 2 मुल्कों को कोई टच नहीं करता था, उनसे कोई बात नहीं करता था, उनसे कोई रसूख नहीं रखता था। एक था साउथ अफ्रीका और दूसरा था इजराइल। साउथ अफ्रीका इसलिए कि वो नस्ल भेद पर काम करता था उस समय, हालांकि वहां भी क्रांति हो गई, नेल्सन मंडेला साहब आ गए और बहुत सारा सुधर गया, तो दक्षिण अफ्रीका की स्वीकारोक्ति हो गई। आपको याद होगा शायद कि उस समय जब हम लोग पढ़ाई करते थे, क्रिकेट खेलना भी दक्षिण अफ्रीका में बैन था। और सुनील गावस्कर एक बार जा रहे थे वहां पर, तो उस पर बैन लगा दिया यहाँ के लोगों ने कि आप नहीं जा सकते। वही हालत इजराइल की थी। लेकिन अब क्या कहा जाए, दुर्भाग्य की बात है, हम लोगों की ही सरकार जब बनी, जनता पार्टी की सरकार, उस समय इजराइल का जो विदेश मंत्री मोशे दायान चोरी छिप के हमारे देश में आया था। हमारे उस समय के विदेश मंत्री या जो भी कहिए सरकार, चोरी छिप के उससे बात हुई थी, लेकिन उसकी भी हिम्मत नहीं पड़ी थी कि वो खुल करके सामने आ सके।
लेकिन आज जो माहौल है, अभी कुर्बान भाई बता रहे थे, अब विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, असहमति के स्वर व्यक्त नहीं कर सकते हैं। और सिर्फ फिलिस्तीन के सवाल पे नहीं कुर्बान, जिस बात पे सबसे ज्यादा हम लोग फोकस करते रहे, चाइना को लाल आंखें दिखा करके बात करेंगे, तिब्बती लोग भी अब यहां दिल्ली में प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। दलाई लामा कब से समय मांग रहे हैं इस देश के प्रधानमंत्री से मिलने की, बात करने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री के पास फुर्सत नहीं है कि दलाई लामा के साथ भी बात कर सकें, उन्होंने आज तक टाइम नहीं दिया। तो एक पूरी दुनिया में एक जो रवायत चल रही है, वो बेंजामिन नेतान्याहू हो चाहे हमारे मोदी जी हो, उसमें कोई बहुत फर्क नहीं दिखाई देता है। असहमति के स्वरों को कुचलना एक बुनियादी इनकी राजनीति की शर्त बन गई है। अगर आप विरोध की बात करते हैं, अगर आप असहमति की बात करते हैं, तो आपको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इजराइल में जो सहाफ़ी हमारे दोस्त जर्नलिस्ट जो हैं, जिनकी शहादत हुई है, 138 बताया अभी, उसके पहले भी बहुत सारे सहाफ़ियों की वहां जान गई है। और तो और देखिए, जब हमास ने हमला किया इजराइल पर, तो उसकी किसी ने सराहना नहीं की थी। पूरी दुनिया में लगभग एक तरह से मजम्मत ही हुई थी उसकी। लेकिन जिस तरह से इजराइल ने वहां बच्चों पे, बूढ़ों पे, महिलाओं पे बम बरसाए, अस्पतालों पे बम बरसाए, स्कूल कॉलेजों के तबाही की, संख्या तो मालूम नहीं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि लाखों लोग हलाक हुए वहां, लेकिन उसके बारे में कोई चिंता नहीं है, कोई बात ही नहीं है। क्योंकि एक ऐसी रवायत चला दी गई है कि हर चीज को हम मजहबी नक्शे से देखने लगे हैं। हमारे देश में, मतलब उस समय जब सोशल मीडिया पर हम देख रहे थे, तो इजराइल में हमको हिंदू नजर आ रहे थे और फलस्तीन में हमको मुसलमान नजर आ रहे थे। जैसे मणिपुर में मैतेई हमको हिंदू नजर आता है और कुकी आदिवासी हमको ईसाई या अकलियत का महसूस होता है। हर जगह हमने इतना डिवीजन कर दिया है, बांट दिया है। मुझे याद है, हम लोग गए थे 2012 में, ग्लोबल मार्च टू जेरूसलम के बैनर तले कारवां गया था, उसका मैं भी एक मेंबर था। जब हम लोग टर्की से समुद्र के जरिए बेरूत जा रहे थे, तो रास्ते में जो जिक्र हो रहा था कि साहब, इसी समुद्र में जब एक बार फ्लोटिला जा रहा था, राहत की सामग्री लेकर के जा रहा था, तो इजराइल के लोगों ने बमबारी की थी और उसमें कितने लोग हलाक हो गए थे। तो ये भी हो सकता था, लोग उसमें बहुत सारे डरे सहमे भी थे। लोग कहते थे साहब, पता नहीं, हो सकता है कि इजराइल हम लोगों पर भी उसकी पनडुब्बियां कहीं से हमले कर दें, कहीं कुछ कर दें, कुछ भी कर सकते हैं। अब आज जो अभी खबर बताई कुर्बान ने, सब जगह आई है सारी, जो राहत करने वाले लोग हैं, दिगर मुल्कों के लोग हैं, उसमें अमेरिका के लोग भी हैं, उन पे हमले करके 7 लोगों को मार डाला। और वहां का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? जंग में ऐसी बातें होती रहती हैं, चलती रहती हैं। मतलब ऐसा छुट्टा साण हमारी तरफ जो कहते हैं कि बन करके जो बेंजामिन नेतान्याहू या इजराइल जिस तरह से काम कर रहा है, और हमारी जो एजेंसियां हैं, संयुक्त राष्ट्र जो है, यूनाइटेड नेशंस, वो प्रस्ताव तो पास कर देता है। अमेरिका की भी हिम्मत नहीं होती कि उस पर वीटो करे, वीटो नहीं किया उसने। लेकिन उसका फलाफल क्या है, उसे हासिल क्या हो रहा है? आप एक प्रस्ताव पास कर दीजिए, आप बैठ जाइए आराम से। उस प्रस्ताव पे अमल कहां से? सुरक्षा परिषद क्यों नहीं जा रही है वहां पर? क्यों नहीं कुछ कर रही है? लेकिन कहीं कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन वही है कि जुल्म की भी एक इंतहा होती है, कब तक होगा? हिटलर ने भी जब पूरी दुनिया पे हुकूमत करने की ठानी थी, उसे सुसाइड करना पड़ा था। हिटलर ने यहूदियों को भी मारा था, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ? तो इसलिए बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। और हम यही कहना चाहते हैं आप सबसे, आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है
उन सहाफ़ियों के साथ सॉलिडरिटी साबित शो करने के लिए हम आपके साथ हैं, हर लड़ाई में आपके साथ हैं, और जान तो जो हाथ में लेकर चलते ही रहते हैं, इसलिए उसके क्यों बहुत चिंता और बहुत डर नहीं है। जेलों की भी डर नहीं है और जान की भी कोई बहुत डर नहीं है। फिलिस्तीन के सवाल पे, क्योंकि हम उसको मानवता का सवाल मानते हैं, हम मजहब का सवाल नहीं मानते, हम इंसानियत का सवाल मानते हैं। इंसानियत पे होने वाली बर्बरता के खिलाफ खड़े हैं हम, और खड़े रहेंगे, मरते दम तक खड़े रहेंगे। So basically, what is journalism? Journalism is a pursuit of truth. Telling the people, disseminating knowledge, disseminating information, also holding the powerful into account. ये है journalism, जो आजकल हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। वहाँ पर 3 नाम मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आइकॉनिक जर्नलिस्ट जो कह सकते हैं, जो है आइकॉनिक जर्नलिस्ट ऑफ गजा, ऑफ फ़लस्तीन। उसमें नंबर 1 है जो 2022 में जो कत्ल किया गया, जो लेडी है, अगर आप याद रखते हैं तो, शीरीन अबू अक्ले। शीरीन अबू अक्ले वहाँ के तकरीबन 35 लॉन्ग ईयर्स फ़लस्तीन के अंदर एक लीडिंग जर्नलिस्टिक वॉइस था। अल जज़ीरा के लिए काम करते थे। बोलते हैं कि ये जो इतने ज़्यादा लोग जो मरे हैं, 138, अभी आज का फिगर है 138। इराक में जो टोटल नंबर ऑफ डेथ है, आप देखेंगे इराक का 8 इयर्स लॉन्ग जो वॉर में जो टोटल मरे हैं, वो संख्या सिर्फ और सिर्फ 204 है, 204। 8 साल में 204 और सिर्फ 2 महीने में 138। ये नोन हिस्ट्री में, मतलब पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 बोलते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे ज़्यादा जर्नलिस्ट लोगों को कत्ल किए थे। अब तक का हिस्ट्री में इतना बड़े रेट्स ऑफ मर्डर ऑफ जर्नलिस्ट हुआ नहीं है। इसके बारे में यूएन सेक्रेटरी जनरल जो है, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने परसों बोला ये दिस इज कोलैटरल डैमेज। ये कोलैटरल डैमेज आर्ग्यूमेंट को तोड़ने के लिए हम 3 नाम मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। नंबर 1 है शीरीन अबू अक्ले। शीरीन अबू अक्ले को मई 2022 को कत्ल किए थे, और बहुत ही शॉर्ट रेंज में, मेरे ख्याल में ये स्टेज और वो जो दीवार के जो है दूरी में, उनके हेड पर, मतलब राइट ऑन द फोरहेड, शीरीन अबू अक्ले को कत्ल किया था। शी वॉज शॉट ऑन दैट हेड। और उनके साथ ब्लू वेस्ट है, जो प्रेस वेस्ट है, और उसके हैट, कैप है, प्रेस का कैप है मौजूद, सब मौजूद है। इतना शॉर्ट डिस्टेंस में उसको कत्ल कर दिया। इज दिस कोलैटरल डैमेज? इंस्टाग्राम में 18 मिलियन फॉलोअर्स है, जो है अगर आप फॉलो करते हैं मुत्ताज अज़ीज़ा, आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ऑन अ डे टू डे जो है आपको गज़ा में क्या हो रहा है उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन मुत्ताज का जो है अकाउंट से मिलता है, इंस्टाग्राम अकाउंट में। तो उनको फ़ोन आया इजराइल के इंटेलिजेंस ऑफिसर का या मिलिट्री ऑफिसर का। वो खुद बताते हैं कि आई एम फ्रॉम द मिलिट्री इंटेलिजेंस। बताते हैं कि आपको हम वार्न करते हैं, दिस इज ए वार्निंग टुवर्ड्स टू यू, कि आप इसको ख़त्म कीजिए, इधर यू स्टॉप दिस और यू स्पीक अगेंस्ट हमास। ये 2 ऑप्शन है आपके पास। और वो वीडियो रिकॉर्डेड है, उनको जो बातचीत है वो रिकॉर्डेड है। आपको अल जज़ीरा जो है वो दिखाया है कि मोसाद को, ये जो है मुत्ताज को जब कॉल आया, वो कॉल होते वक्त उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया, वो कॉन्वर्सेशन, उनको मुत्ताज को और जो है जो कॉन्वर्सेशन के वॉइस को। उसमें बताते हैं कि दिस इज़ अ वार्निंग कॉल, आपको ये बंद करना है या तो फिर आप हमास के खिलाफ बोलना है। और नेक्स्ट सेंटेंस ये है कि द सेम कॉल हैज़ गॉन टू अदर जर्नलिस्ट हु हैव बीन किल्ड बिफोर यू। इसके पहले जो है जिसको जितने भी किल हुआ है उनको जो है इसी तरीके का कॉल गया है। मतलब दिस इज नॉट ए कोलैटरल डैमेज, ये अनइंटेंशनल नहीं है। दिस लार्ज कैजुअलिटी इज इंटेंशनल। नंबर 3 है, और आज के मेरे ख्याल में ये सेशन में सबसे ज़्यादा हम लोग जो जिक्र करना चाहिए, सब लोग सबसे ज़्यादा वी नीड टू रिमेंबर इज द नेम वाइल। You know, Wael, W-A-E-L, Dahduh. Wael Dahduh is the iconic journalist in Palestine. Wael Dahduh के वाइफ को
उनके अम्मी को, उनके अब्बू को, उनके जो है छोटे छोटे उनके जो है डॉटर्स और उनके ग्रैंडचिल्ड्रन, सब लोगों को मार दिया बम्बार्डमेंट से। एक नहीं बल्कि 3 बॉम्ब्स उनके घर के ऊपर डाला गया। उनके घर मतलब वो एक रेफ्यूजी कैंप था। इट वॉज डायरेक्ट हिट ऑन, इट वॉज अ टारगेटेड असैसिनेशन ऑन द फैमिली ऑफ वॉयल। और वॉयल उसी दिन सब लोगों को जो है ये करने के बाद, उनका फ्यूनरल के बाद वो आए और मीडिया के सामने माइक लेके वो बात किए विदाउट एनी इमोशनल जो है आउटबर्स्ट। वो बोलते हैं कि ये फ़लस्तीनी जर्नलिज्म का क्वालिटी है, मैं दिखाना चाह रहा था। अभी परसों उनका एक इंटरव्यू आया था, उनसे बोला कि आप कैसे इमोशन को, कैसे आपने उस वक्त इमोशन को कैसे आपको कंट्रोल कर पाए। तो उन्होंने बोला कि आई नीड टू शो द वर्ल्ड दैट वी आर नॉट सब्जेक्टेड टू इमोशंस। हम लोग इमोशन के शिकार होकर कुछ ना कुछ बोलने वाले लोग नहीं है। वी हैव प्रोफेशनल, वी नो व्हाट इज प्रोफेशनल जर्नलिज्म। ये वॉयल का वर्ड्स है। और जर्नलिज्म के खिलाफ इतना ज्यादा इनको रिवेंज है, वेंजेंस है, कि जब शिरीन अबू अकले को कत्ल किया, उनके कॉफिन, बाय द वे शिरीन इज अ क्रिश्चियन, शिरीन अबू अकले के जो कॉफिन है, वो कॉफिन अल-शिफा हॉस्पिटल से या हॉस्पिटल से बाहर निकलते वक्त, उस वक्त भी पुलिस नहीं छोड़ा। इजराइल के पुलिस वहां आए और वो तमाम लोगों के ऊपर जो है रबर बुलेट्स डाले, और जो कॉफिन पकड़ रहे थे वो कॉफिन पकड़ने वाले लोगों को लाठी मारे और कॉफिन नीचे गिर गए। शिरीन अबू अकले का कॉफिन वॉज हिट द ग्राउंड। आपको उसका वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब में। इतना ज्यादा वेंजेंस है जो है प्रोफेशनल जर्नलिज्म के खिलाफ। और ये सब होते हुए आप देख सकते हैं कि फ़लस्तीन के अंदर कितने जो है आज के ज़माने के सबसे अच्छा जर्नलिज्म आप अगर देखना है तो आप फ़लस्तीन में जाइए। चाहे वो बेशक चाहे वो प्रोफेशनल मीडिया के जर्नलिस्ट हो या तो फिर मैंने जो बोला सिटीजन जर्नलिज्म। हर छोटे बच्चे कैमरा लेके बोलते हैं कि देखिए मुझे आज जो है खाना नहीं मिला और आज हमारा हाल क्या है, हमारे टेंट के अंदर क्या हाल है, देखिए हमारा यहाँ अभी एक बॉम्ब गिरा। ये सब चीज़ वो टाइम टू टाइम समाज के सामने, दुनिया के सामने वो बताते हैं। तो each and every one of the Gazans, each and every single child of Gaza has become journalists. ये भी हमारा ये आज के दौर में कॉर्पोरेट जर्नलिज्म का और ऑपरेसिव, किसी ने बता रहा था वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया, जरूर है, लेकिन इट इज एक्चुअली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिक्टेटरशिप इन द मेकिंग है। बहुत ही मतलब बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट जो है पूरा दुनिया में हो रहा है, इंडिया में उससे ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि द हिपोक्रेसी ऑफ द वेस्ट, व्हेन दे से डेमोक्रेसी, डू दे एक्चुअली मीन डेमोक्रेसी? व्हेन दे से फ्रीडम ऑफ प्रेस, डू दे एक्चुअली मीन फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी, जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस? उनके हक में जब होगा तो डेमोक्रेसी, और उनके लिए जो अगर ज़्यादा जो है अच्छा नहीं लगता है तो वो डेमोक्रेसी को वोट पलट देंगे। इस तरीके से जो है ये जो हिपोक्रेसी है वो भी रिवील हुआ ये जो है चंद टाइम में। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार इजराइल फिलिस्तीन जंग को बारीकी से कवर कर रहा है। आपको हमारी कोशिश कैसी लग रही है और आज का एपिसोड कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।